ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट में दोनों जंग के बेहद करीब आ गए हैं और इस जंग का एक अहम किरदार है ईरान की IRGC की कुद्स फोर्स का मुखिया इस्माइल कानी। कौन है ये कानी? क्या होगा इन दोनों देशों के बीच? अगर जंग हुई तो उसकी लपटें कहां तक जाएंगी? ये सब जानते हैं हमारे स्पेशल शो न्यूज मेकर में। ये चिंगारी इजराइल ईरान के बीच। ये चिंगारी लगा सकती है आग। ये चिंगारी क्या किसी देश को राख कर देगी? ईरान के इस्फहान के ऊपर मंडराती हुई ये मिसाइल नहीं, बल्कि खतरा है एक भीषण जंग का। एक ऐसी जंग जो काफी पहले से सुलग रही है। अब इस जंग को आग लगाने आ गया है इस्माइल कानी, वो शख्स जिसके हाथ में है ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स की कमान। इस्माइल कानी ही वो नाम है जिसने ईरान और इजराइल के बीच धधक रही आग से लपटे उठाने की पूरी तैयारी कर ली है। कानी जिसके हाथ में है कुद्स फोर्स की बागडोर। जिससे संभाल कर वो कासिम सुलेमानी का अधूरा काम पूरा करने की फिराक में है। जब सुलेमानी को मारा गया था तो ईरान ने सरेआम बदला लेने का ऐलान किया था। अब ईरान ने इजराइल और अमेरिका को घेरने का वो मिशन और आगे बढ़ा दिया है। जो 4 साल पहले सुलेमानी ने शुरू किया था। और ये मिशन संभाल रहा है ये शख्स इस्माइल कानी। ईरान का जो इंटरेस्ट है वही इन लोगों का इंटरेस्ट है, इसलिए आपस में सोच में बदली नहीं हो सकती। सुलेमानी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और सुलेमानी ज़्यादा प्रभावशाली थे, अभी तक ऐसा माना जाता है। और ये अभी इनको इतना वक्त नहीं हुआ है, सुलेमानी काफ़ी वक्त से ये काम कर रहे थे। तो सुलेमानी का एक्सपीरियंस और सुलेमानी की प्रभाव वो दोनों ही इनसे ज़्यादा थे। लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है और सोच का सवाल है, ये ईरान के नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कानी उस रिंग ऑफ फायर को ही आगे बढ़ा रहा है जो उसे विरासत में मिली। वो है सुलेमानी रिंग ऑफ फायर।
सुलेमानी रिंग ऑफ फायर क्या है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी हमले में मारे जा चुके ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में ईरानी प्रॉक्सी का एक जाल बनाया था। उनकी मौत के बाद इस नेटवर्क के मुखिया इस्माइल कानी हैं। सुलेमानी रिंग ऑफ फायर बहरीन, यमन, फिलिस्तीन, गाजा, इराक, सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित अलग अलग कट्टरपंथी गुट हैं। बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार नाम के 2 ईरानी प्रॉक्सी हैं। यमन में हूती हैं, जिन्होंने इस वक्त अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों की नाक में दम कर रखा है। फिलिस्तीन में ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन का नाम है इस्लामिक जिहाद। इराक में कताइब हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, असैब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब सैयद अल शुहादा नाम के ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हैं, जो अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। सीरिया में जैन मियाया ब्रिगेड और फतेह मियाया डिवीजन नाम के ईरान समर्थित संगठन हैं। ये सीरिया में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह, जिसने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। यही वो देश है, यही वो ईरानी प्रॉक्सी का जाल है जो नक्शे पर एक दूसरे से जुड़कर एक तरह से रिंग बनाते हैं। इसीलिए इन्हें सुलेमानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पहले इसकी कमान खुद सुलेमानी के हाथ में थी, लेकिन अब इसकी बागडोर ईरानी सेना के कुद्स फौज के कमांडर इस्माइल कानी संभाल रहे हैं। अब इसी सुलेमानी रिंग ऑफ फायर में जंगी आग भड़की हुई। देखिए, ईरान का शुरू से, जब से आप देखें कि 1989 का जब रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ पर, इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में, तब से ईरान जो है एक शिया लीडर के रूप में उभरा है। और वो अपना नेचुरली है कि इसको कहते थे कि शियाइट काइंड ऑफ जो उनका इस्लाम था उसको आगे बढ़ाने के लिए एक लीडरशिप पोजीशन के लिए उन्होंने कोशिश की। दूसरा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि एक बड़ी ताकत है, सिविलाइजेशनल कंट्री है, तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में अपना एक पोल है, एक तरह से कहा जाए तो। इस वक्त में अगर आप कहें तो वहाँ पे 3 पोल हैं, जैसे सऊदी अरेबिया एक हो गया, एक इधर ईरान हो गया, और तीसरी तरफ इजराइल हो गया, और चौथी तरफ टर्की है नीचे। तो इनके बीच में ही एक तरह का पावर कंटेस्टेशन चलता रहता है। तो आखिर ये IRGC क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इजराइल पर हमले के बाद आज पूरी दुनिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की चर्चा हो रही है। CIA, मोसाद, KGB और रॉ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ IRGC की तुलना हो रही है। खास बात यह है कि IRGC ना तो नियमित आर्मी है और ना ही विशुद्ध खुफिया संगठन। ये ईरान की आर्मी से अलग एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी को रिपोर्ट करती है। साल 2019 से अमेरिका ने IRGC को आतंकी संगठन के तौर पर बैन कर रखा है। यूरोपीय यूनियन भी IRGC पर बैन लगाने की तैयारी में है। IRGC के पास अपनी ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयरफोर्स मौजूद है। इस्लामिक वर्चस्व काफ़ी ऊंचा है और इनका स्ट्रक्चर अलग है। प्रेसिडेंट जो ईरान के हैं वो भी IRGC से आए हैं। इसी तरह से बहुत सारे MPs जो उनकी पार्लियामेंट में हैं वो भी IRGC के फॉर्मर कैडर रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर देश के अंदर और देश के बाहर IRGC का बड़ा दौर है और कामयाब और कहें कि स्ट्रैटेजिक
तबका है, इसकी अपनी एयरफोर्स है, इसकी अपनी रॉकेट फोर्स है, इसकी अपनी नेवी है, इसकी अपनी एयरफोर्स है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि IRGC को क्यों बनाया गया था। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद IRGC का गठन किया गया था। इस संगठन को मध्य पूर्व में ईरान की ताकत और प्रभाव कायम करने की जिम्मेदारी है। अपना कामकाज बेहिचक कर सके, इसके लिए IRGC को ईरानी कानून और अदालत से भी अलग रखा गया है। ईरान के राष्ट्रपति भी IRGC के कामकाज में दखल नहीं दे सकते। IRGC एक पॉलिटिको मिलिट्री कुव्वत है जो कि पूरे वेस्ट एशिया में ईरान की बदौलत उसके एहतिमामात की हिमायत करती है, हिफाजत करती है। ईरान की सेना से अलग IRGC ने अत्याधुनिक तरीके से खुद को डेवलप किया है। इसके पास 1,90,000 ट्रेन्ड सैनिक मौजूद हैं। 20,000 लोगों की एक नेवी है जो ईरान की समुद्री सीमा में काफी एक्टिव रहती है। IRGC का अपना एयरफोर्स है जिसमें 15,000 लोग मौजूद हैं। ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल IRGC की एयरफोर्स के पास है। ईरान के भीतर किसी भी तरह के हालात पर काबू रखने के लिए IRGC ने एक वॉलंटियर फोर्स बना रखी है जिसका नाम है बासिज। ये 6 लाख लोगों की एक पैरामिलिट्री फोर्स है। मध्य पूर्व के देशों में IRGC का सबसे खास विंग काम करता है, उसका नाम है कुद्स फोर्स। इसके जरिए IRGC इराक, लेबनान, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन और दूसरे देशों में अलग अलग तरीके से ऑपरेशन चलाता है। IRGC ने अपने कुद्स फोर्स के जरिए हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इराकी हिजबुल्लाह जैसे दर्जनों मिलिशिया संगठनों को मजबूत किया है। ईरान के अंदर और बाहर हमेशा IRGC को लेकर विवाद बना रहता है। मध्य पूर्व देशों में मिलिशिया संगठनों को तैयार करने से लेकर इराक और सीरिया में अमेरिकी हितों को प्रभावित करने का IRGC पर गंभीर आरोप लगते आए हैं। देश के भीतर भी IRGC के कामकाज को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। IRGC पर ईरान के राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। अपने विंग बासिज फोर्स के जरिए ईरान के राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी, टॉर्चर और हत्या के आरोप इस संगठन पर लगे हैं। जनवरी 2020 में यूक्रेन के प्लेन PS-752 पर गलती से मिसाइल अटैक करने की बात IRGC ने कबूली थी। IRGC के इस हमले में प्लेन में सवार सभी 176 लोग मारे गए थे। ईरान में महिलाओं की आजादी से जुड़े आंदोलनों को कुचलने को लेकर भी IRGC की दुनिया भर में आलोचना हुई है। ईरान की अर्थव्यवस्था, व्यापार और दूसरे कामकाज पर भी IRGC का जबरदस्त नियंत्रण हासिल है। साल 2007 से 2019 तक मोहम्मद अली जाफरी के IRGC के प्रमुख पद पर बने रहने के बाद अप्रैल 2019 में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनई ने मेजर जनरल हुसैन सलामी को IRGC का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। मेजर जनरल सलामी तब से इस पद पर बने हुए हैं। जनवरी 2020 में कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हुई मौत के बाद IRGC की कुद्स फोर्स का जिम्मा इस्माइल कानी के पास है। IRGC के एरोस्पेस फोर्स का जिम्मा ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादेह के पास है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले में कुद्स फोर्स के ही एक कमांडर रजा जठेड़ी मारे गए थे। ईरान ने IRGC के टॉप कमांडर जठेड़ी की हत्या के जवाब में 13-14 अप्रैल को 350 से अधिक मिसाइलों एवं ड्रोन से इजरायल पर भीषण हमला किया था। इसके अलावा ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ
मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी को सेना और IRGC के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी है। IRGC कोई ईरान की रेगुलर आर्मी नहीं है, लेकिन वो ईरान की सेना से अलग और ज्यादा ताकतवर है। रूहुल्लाह खुमैनी ने जब IRGC का गठन किया था तब उसका मिशन था ईरान को उसके दुश्मनों से बचाना, लेकिन किस तरह के दुश्मन और कैसे बचाना है यह कभी साफ नहीं रहा। यही वजह है कि आज की तारीख में IRGC ईरान में इंटेलिजेंस से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह दखल देता है। दरअसल डर यह भी है कि ईरान इजराइल में टकराव हुआ तो फिर उसकी आग का रुकना मुश्किल है। कई पुराने समीकरण टूट सकते हैं और नए बन सकते हैं। ईरान शिया बहुल देश है और उसकी कई सुन्नी देशों से नहीं बनती है। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब धीरे धीरे शिया और सुन्नी देश इजराइल के खिलाफ एक सुर में बोलने लगे हैं। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति राइसी ने भी 45 मिनट एक दूसरे से फोन पर बात की। ये संकेत दुनिया में एक नया मोर्चा बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। और जब गुटबंदी होगी तो फिर वो ईरान इजराइल तक नहीं रुकेगी। ये बात तब और भी अहम हो जाती है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो जंग का एक बड़ा ध्रुव बना सकते हैं। और ऐसा हुआ तो पश्चिमी छोर पर यूक्रेन के बाद अब रूस मध्य पूर्व एशिया में अपनी धाक जमा सकता है। ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन हमास और ईरान के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश में है। गुरुवार को हमास नेताओं का एक ग्रुप क्रेमलिन पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात रूस के अधिकारियों से होनी थी। खास बात यह है कि ठीक उसी वक्त ईरान के विदेश उप मंत्री भी क्रेमलिन में मौजूद थे। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुतिन खुद 7 अक्टूबर के हमले के लिए अमेरिका की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इस टकराव में एक और चेहरा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। जिस दिन क्रेमलिन में ईरान और हमास के नेता रूस के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, उसी दिन ईरान ने यूएन में कहा कि वो कतर और तुर्की के साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। ईरान ने कहा कि इजराइल को फिलिस्तीन के 6000 लोगों को रिहा करना चाहिए। जाहिर है अब नए समीकरणों में ईरान अपनी भूमिका को और बढ़ाने को तैयार है। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरे, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो जाएगी उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो ईरान और इजराइल दोनों में एक तरह की पैरिटी आ जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि उसको कम से कम जितना टाइम लग सके ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने में। और वो दोनों कंट्री जो हैं, जिसको मैं कहता हूँ एक तरह म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम से सफ़र करते हैं, वो एक दूसरे की कोई एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानना चाहते हैं और इसलिए ये कभी ना कभी इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। असल में ईरान को अमेरिका से अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना है। ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई ने बार बार अपना प्रण दोहराया है कि वो अमेरिका से अपने टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेंगे। इजराइल टकराव में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान की भूमिका पर उंगली उठाई है, उससे ईरान को वो बहाना भी मिल रहा है जिसके जरिए वो समूचे मुस्लिम जगत को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए वो तुर्की और रूस का सहारा भी ले रहा है। प्रतिबंध झेल रहे ईरान को रूस का साथ मिलने के बाद अब अमेरिका की निगाहें इस पर टिकी हैं कि खमनेई अगला बयान क्या देते हैं। खमनेई इजराइल और अमेरिका दोनों को अपना दुश्मन बताते रहे हैं। ईरान और अमेरिका का टकराव भी नया नहीं है। साल 2020 में जब अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक में जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी तो ईरान ने बदला लेने के लिए लाल झंडा भी फहराया था। उसी साल ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या हुई थी। ईरान ने उसका आरोप इजराइल पर लगाया था। अप्रैल 2022 में ईरान के टॉप कमांडर सैयद खोदाई की हत्या का इल्जाम भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा था।
जिसके बाद कुछ मोसाद एजेंट को गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया था। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का प्रभाव सिर्फ इन दोनों ही मुल्कों पर नहीं होगा, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होगा। खास तौर पर अमेरिका और रूस के बीच चल रहे परोक्ष एक युद्ध की स्थिति को लेकर भी इन दोनों मुल्कों पर पड़ने वाला है और अमेरिका नहीं चाहता कि वो रूस के साथ सीधे किसी भी जंग में भी शामिल हो।